बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रगतिवाद पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रगतिवाद की प्रस्तावना, अर्थ और स्वरूप, युगीन परिस्थितियाँ, प्रगतिवाद के मूल सिद्धांत, मूल तत्व आदि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो विशेष चर्चा का बिंदु रहेगा, विशेष फोकस रहेगा, वो है मार्क्सवाद का, अर्थात साम्यवाद का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था। किस तरह मतलब कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, जैसे डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत हैं, उनका हिंदी साहित्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ा था, क्या मतलब परिवर्तन हुआ था हिंदी साहित्य पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद को समझने के लिए हमें पहले संक्षिप्त में मार्क्सवाद या उनकी जो विचारधारा है साम्यवाद, उसको थोड़ा सा समझना बहुत आवश्यक है। प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रतिफलन है। अतः प्रगतिवाद को भली प्रकार समझने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा से अवगत होना नितांत अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। इस विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है, जिनका जन्म सन 1818 में और मृत्यु 1863 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अपनी विचारधारा से समस्त यूरोप में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में क्रांति मचा दी थी। मार्क्सवाद क्या है, इसकी सविस्तार व्याख्या मैं न पढ़कर यहाँ केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि यह मानव और सृष्टि के विकास में भौतिक द्वंद्व को प्रमुखता देने वाली विचारधारा है। उसने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को मूलतः अपनाकर, डार्विन का जो विकासवादी जो थ्योरी है, उसको मूलतः अपनाकर अपने नव्य सिद्धांतों की प्रतिष्ठा एवं संरचना की। उसके अनेक सिद्धांतों एवं मान्यताओं को क्रमशः निम्न सूत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला तो यह है कि समस्त मूलों का विकास द्वंद्व पर आधारित है, और दूसरे वे श्रम और पूंजी के समान विभाजन पर भी बल देते हैं। पूंजी का क्या है, समान रूप से वितरण होना चाहिए सभी वर्गों में। इसी को उनके या वैज्ञानिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरी मान्यता के अनुसार मानव सभ्यता का विकास किसी आध्यात्मिक या ईश्वरीय मान्यता से न होकर वानस्पतिक सिद्धांतों के अनुसार स्वतः ही हुआ है। इस प्रकार उन्होंने मानव एवं उसकी सभ्यता संस्कृति के विकास की नव्य व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। इन तथ्यों की सम्यक व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। जैसा कि संकेत किया जा चुका है, मार्क्स यह मानकर चले कि संसार की कहीं किसी आध्यात्मिक या ईश्वरीय सत्ता से उत्पत्ति नहीं हुई है। संसार का सृजन, निर्माण कोई आध्यात्मिक या ईश्वरीय शक्ति से नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति की अंतराल में अलक्षित
रूप से सदा होते रहने वाले संघर्ष से ही इसका विकास हुआ है। व्यवहार जगत के उदाहरणों के आधार पर वे संघर्ष की अनवरत क्रिया प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं। जब समआवंगी या विरोधी वस्तुओं का स्वाभाविक प्रक्रिया से संघर्ष होता है तो उनकी क्रमशः नव्य परिवेशों में अभिवृद्धि होती जाती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न रूपों और नामों वाले पदार्थों, उनकी शक्तियों, अस्तित्वों का अनवरत विकास होता रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दो या अनेक वस्तुओं में विद्वान शक्ति तत्वों के द्वंद्व या संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही संसार अस्तित्व में आता है। श्रम एवं पूंजी के समय विभाजन एक अतिरिक्त मूल्य वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने स्पष्ट किया कि पहले मूल पदार्थ प्रकृति प्रदत्त रहता है, उनके उपभोग के स्थूल साधन जिनके पास रहते हैं वे उसे अधिकृत करके अपनी पूंजी एवं साधनों के बल पर दूसरों के श्रम को खरीद कर उस मूल पदार्थ को नव्य रूप एवं आकार या सांचे में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उस मूल पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है। बाजार में साधन संपन्न व्यक्तियों को मूल पदार्थ के नए रूप का लाभ लागत से कई गुना अधिक होता है, पर सारा लाभ साधन संपन्न व्यक्ति ही ले जाते हैं। श्रम करने वाले को कुछ नहीं मिलता या मिल पाता। इस प्रकार स्पष्टतया पूंजीपति एवं श्रमजीवी नामक दो वर्गों में समाज का विभाजन हो जाता है, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। इनमें से पहला वर्ग मार्क्सवाद के अनुसार शोषक है, पूंजीपति वर्ग है, उसको हम शोषक वर्ग कह सकते हैं। और दूसरा शोषित वर्ग है जिसे सर्वहारा या श्रमजीवी या श्रमिक वर्ग। यह वर्ग विभाजन ही नए संघर्ष को जन्म देता है। इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है, जैसा कि रूस, चीन तथा अन्य साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा वाले देशों में हुआ। मार्क्सवादी संसार की प्रत्यक्ष वस्तु का विश्लेषण ऐतिहासिक क्रम से ही करना पसंद करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर उन्होंने यह मान्यता प्रतिष्ठित की है कि आरंभ से ही साधन संपन्न या शोषक एवं साधनहीन या शोषित नाम के दो वर्गों का अस्तित्व रहा है शुरू से ही। इसी वर्ग विभाजन ने मानव सभ्यता के आदि काल में दास प्रथा को जन्म दिया था। इस व्यवस्था में कुछ पैसे देकर मानव के शरीर तक को हमेशा के लिए खरीद लिया जाता है और फिर उसके साथ मनमाना व्यवहार कर उसका शोषण किया जाता। ये दास वर्ग की दास्तान है। विश्व की किसी वस्तु पर, यहाँ तक कि अपने शरीर और श्रम पर भी इन दासों का कोई अधिकार नहीं रहता था। इसके प्रति जब उग्र विद्रोह और संघर्ष हुआ तो एक नई प्रथा ने जन्म लिया। तब भी इन दास कहे जाने वाले लोगों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन तो न आया। जब उन्हें अपने श्रम के बदले में कुछ पैसे तो मिल जाते थे, किंतु अन्य कोई किसी प्रकार का अस्तित्वगत अधिकार उनके पास नहीं था। उनसे बेगार सी ली जाती थी। आज भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं अवशेषों के रूप में कहीं कहीं विद्वान हैं। इस प्रथा को सामंतवादी प्रथा कहा जाता है। सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम
और साम्राज्यवादी मर्केंटाइलिज्म, साम्राज्यवाद और सामंतवाद, फ्यूडल सिस्टम एंड मर्केंटाइलिज्म सिस्टम, साम्राज्यवाद और सामंतवाद। बड़े बड़े जमींदार भी इसी प्रथा के पोषक थे और हैं, आज भी हैं। समय ने करवट बदली और इसके विरोध में भी प्रबल स्वर मुखरित हुए। प्रबल संघर्ष के बाद उपेक्षित वर्गों की जीत हुई, किंतु इधर औद्योगिकरण का युग आरंभ हो चुका था। परिणाम स्वरूप सामंती मनोवृत्तियों से परिचालित तीसरी व्यवस्था ने जन्म दिया, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। कैपिटलिज्म, जो साम्यवादी नारों की छाया में अमेरिका आदि अनेक देशों में आजकल प्रचलित है। सामान्य जन पर शोषित को इस व्यवस्था ने इतना ही लाभ पहुंचाया है कि अब अपने अस्तित्व और श्रम के वे स्वयं स्वामी हैं। वे भाव तोल करके अपने अस्तित्व को नहीं बल्कि श्रम को बेचते हैं। उसकी उचित एवं अधिक मूल्य पाने के लिए वे संघर्ष भी कर सकते हैं और करते रहे हैं। किंतु मार्क्सवाद इस व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि आज भी मूल पदार्थ और उससे विनिर्मित पदार्थों पर श्रम करने वालों का अधिकार नहीं है। उस पर कुछ विशिष्ट वर्ग अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। इसके विरुद्ध आज सारे संसार में संघर्ष चल रहा है, ताकि श्रम और पूंजी का समान विभाजन हो सके। यानी मार्क्सवाद पूंजी के समान वितरण पर जोर देता है। एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना हो सके कि जिसमें शोषित शोषक कोई नहीं रहे। इन्हीं बातों को सिद्धांत रूप में अपनाकर मार्क्सवादी विचारधारा का विकास हुआ और उसने विश्व साहित्य को समान हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। हिंदी के प्रगतिवादी साहित्य पर उपयुक्त मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। ऐसा एक भी प्रगतिवादी लेखक नहीं है जिसने श्रमिकों के साथ पूर्ण सहानुभूति रखकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान न किया हो। प्रगतिवादी प्रवृत्तियों के विवेचन में यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स के विचारों ने इस साहित्यिक धारा के लेखकों को कितना अधिक प्रभावित किया है। और हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।